अब हम मैनेजमेंट की कुछ थ्योरी स्टडी करने वाले हैं। थ्योरीज यानी ऐसी आइडियाज़ या ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते। जैसे मैनेजमेंट के थ्योरीज मैनेजमेंट के बारे में आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए ये आपको थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स यानी मैनेजमेंट के बारे में सोचने वाले जो थिंकर्स है वो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एल्टन मेयो, हेनरी फ्लेयर एक्सेट्रा। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। यानी मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने ये थ्योरीज बनाई है। ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, health problems, work-life balance, accountability। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें मैनेजमेंट के लिए डेली लाइफ में आते हैं। तो उस बारे में मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से किया जाए ये हमें इन थिंकर्स ने बताया है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेनरी फेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बताई है, यानी मैनेजमेंट को इन रियल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताया है। हेनरी फेयर जो 1841 से 1925 तक थे वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और एक सबसे सक्सेसफुल मैनेजर थे। इस पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, वन लाइन आंसर्स या जब आपको शॉर्ट नोट आएगा हेनरी फेयर के ऊपर तो आपको लिखना है कि वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और एक सक्सेसफुल मैनेजर भी थे। उन्होंने अपना करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी स्टार्ट किया। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, वो वहाँ पर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। After conducting many experiments and observation in organizations, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद, प्रैक्टिस लेने के बाद उन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। हेनरी फेयर हैज़ टोल्ड अस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट which are explained in his famous book called as General and Industrial Administration। उनकी एक फेमस बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें उन्होंने ये 14 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और इन्हीं थॉट्स की वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है। ये पॉइंट आपको मैच द पेस के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है कि हेनरी फेयर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें बताए हैं। हम एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Fifth is principle of unity of direction. Sixth is principle of subordination of individual interest to organizational interest. Seventh is principle of centralization. Eighth is principle of remuneration. Ninth is principle of scalar chain. 10th is principle of order. 11th principle of equity. 12th principle of stability of tenure. 13th principle of initiative. And 14th principle of esprit de corps which is also called as teamwork। इस तरह 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें बताए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी हमारा जो काम है उसे हमें डिवाइड करना चाहिए इनटू डिफरेंट काइंड्स
such as technical, financial, commercial, accounting and managerial। जैसे आप अभी कंपनीज में देखते हो, वहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। बैंक्स में भी अगर आप जाओ, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है उसमें फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, कमर्शियल यानी लेन देन का लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग होता है जहाँ पर पूरे अकाउंट्स टैली किए जाते हैं और रखे जाते हैं, मैनेजर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, मैनेजरियल फंक्शंस वो लोग परफॉर्म करते हैं, और टेक्निकल जहाँ पे पूरी टेक्निकल चीज़ें कंडक्ट होती है। सो ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग अगर होते हैं तो उससे एक कंपनी की एफिशिएंसी यानी वो और अच्छे से काम करते हैं और उतना ही उनका प्रॉफिट लेवल आगे जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को हिंदी में अधिकार भी कहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अथॉरिटी यानी आपके पास राइट होता है, राइट टू टेक डिसीजन। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन appropriately from subordinates. Authority always comes with a responsibility. Authority यानी आपके पास राइट है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसके साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो फर्म के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। He should be held responsible if it does not complete the work in given time. अगर मैनेजर को सपोज मैंने कोई काम दिया है और उसको मैंने टाइम लिमिट दिया है कि 2 दिन में इतना काम हो जाना चाहिए, अगर वो उतना काम टाइम पर नहीं कर पाता है तो ये उसका फेलियर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने उतना काम मुझे करके देना है। इसको बोलते हैं कि उसके पास राइट्स भी है पर उसके साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी पीपल शुड बिहेव वेल, अच्छे से उनको बिहेव करना आना चाहिए, जितने भी रूल्स है उतने उनको फॉलो करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेल, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके फर्म को या बिजनेस को सक्सीड करना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके फर्म में डिसिप्लिन होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जितने भी रूल्स गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करने के लिए मदद करना चाहिए। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। अगर अच्छी लीडरशिप हो तो डिसिप्लिन भी मदद करता है। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए और सबने उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। यानी आपके पास जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए, सपोज आप एक एम्प्लॉय है, एक फर्म में काम कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं वो आपको एक ही पर्सन से मिलना चाहिए, आपका एक ही बॉस होना चाहिए। तभी आप उन रूल्स को अच्छी तरह से बिना किसी प्रॉब्लम्स के, झगड़े के आप उसको सॉल्व कर सकते हो और इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। और एक ही अगर बॉस होता है तो आप उसके ऑर्डर्स जल्दी एक्सेप्ट कर जल्दी कर लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशनल हेरिटरी बोलते हैं, जहाँ पर आपका एक बॉस होगा और वो आपको ऑर्डर्स देगा तो आपका फर्म ज़्यादा अच्छे से चल सकता है। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा बॉसेस है और वो दोनों आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, या तो देखो अगर 2 बॉसेस है तो दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए और वो एक ही ऑर्डर्स पास होने चाहिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉसेस है, दोनों अलग अलग ऑर्डर्स देंगे तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक ही जन होना चाहिए जो आपको कमांड दे, या एक ही तरीके से आपको कमांड मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक ही पर्सन आपका बॉस होना चाहिए, वही आपको डायरेक्ट करे तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं।
डायरेक्टिंग का एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो एक ही पर्सन आपको अगर कंट्रोल करे, आपको ऑर्डर्स दे, तो आप बेटर फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक जो इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट को कम वैल्यू मिलना चाहिए एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जैसे आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर दैन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। इसका एग्जाम्पल हमको उन्होंने दिया है कि अगर एक क्रिकेट का मैच चल रहा है समझो, तो जितने भी प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी टीम ने जीतना चाहिए, ना कि वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊं। अगर वो ये ध्यान देंगे कि वो अकेले एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं तो शायद उनकी टीम ना जीत पाए। तो इसी तरीके से अगर जब हम एक बिजनेस फर्म में काम करते तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी फर्म और ज़्यादा सक्सीड कैसे कर सकती है, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा और अच्छा कैसे होगा। अगर हम सबके बारे में सोचते हैं तो हमारा अपने आप उसमें अच्छा हो जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट नेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ऐसा है कि एक अकेले इंसान के इंटरेस्ट को कम वैल्यू मिलना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलना चाहिए। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करता है तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होता है, आपका सैलरी इंक्रीज होता है, आपको और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलने लगती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to the concentration of powers and authorities. This power is vested in one hands or few hands. Centralization यानी जब एक ही इंसान के पास पावर आ जाता है कोई भी फंक्शन करने का, तो उसको हम centralization बोलेंगे। This situation occurs in small organizations, but in organization where the size is large, there is decentralization of पावर ऑफ अथॉरिटी। जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है वहाँ जो पावर है और जो अथॉरिटीज़ है यानी राइट्स है वो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसमें एक ही बॉस रहता है या एक ही जन के हाथ में पावर होता है, तब उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है इसका मतलब ये है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है वो अच्छे से सक्सीड कर सकता है। याद रखना, सेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर है वो एक इंसान के हाथ में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर और राइट्स है वो एक से ज़्यादा इंसान के हाथों में होता है। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी जो आपको रिटर्न मिलता है। जैसे आप कहीं पे काम करते हैं तो यहाँ तो आपको वेजेस मिलते हैं डेली और सैलरी आपको मिलती है मंथली। तो रेम्यूनरेशन यानी आपको जो वो लोग पे करते हैं दो वो आपको बराबर मिलना चाहिए, फेयर मिलना चाहिए। जितना आप अच्छे से काम करते हैं उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी होनी चाहिए। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल। आपके पास कौन सा स्किल है, कौन सी एक्सपर्टाइज है, कितना नॉलेज है आपके पास, आप कितना टेन्योर यानी कितने साल तक वहाँ पर काम करने वाले हैं, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका मार्केट ट्रेंड, मार्केट में इस काम के लिए कितना मिल रहा है लोगों को, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, इसके बेस पर आपका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा काम करते हैं, जितनी अच्छी आपकी एक्सपर्टाइज है, जितना अच्छा आपका नॉलेज है, उतना अच्छा आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स द हेरिडिटी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लो लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। चेन, स्केलर चेन, जैसे एक चेन होती है उसी तरीके से ये भी एक चेन है जिसमें टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल 3 लेवल्स होते हैं। जैसे आप कहीं पे काम करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका बॉस, फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनेजर, मैनेजर के बाद आते हैं आप, आपके बाद आपके नीचे जो ऑफिस बॉयज़ काम करते हैं
वो आते हैं। तो इन चारों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन यानी बातचीत। तो उसके लिए इस स्केलर चेन को बनाया गया है। स्पीडी डिसीजन अगर आपको लेना है, जल्दी में कोई डिसीजन लेना है, तो ये चेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छे से चलता है आपके फर्म में। एक और टर्म यहाँ पर हमने सीखा है जो है गैंग प्लैंक। अभी आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ABCD EFG इनके बीच में स्केलर चेन के हिसाब से कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। पर गैंग प्लान क्या होता है? अभी जैसे D और G है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, दोनों ने बात कर लिया आपस में, बिना ऊपर से नीचे आए, मतलब बाकी लोगों को छोड़ के इन दोनों ने डायरेक्टली बात कर लिया, D और G ने। तो इमरजेंसी में ऐसा कम्युनिकेशन होता है और इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ऑर्डर यानी हर चीज़ सही जगह पर सही वक्त पर होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन रिसोर्स यानी हम जो इंसान हैं और जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं वो सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचनी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स जब हम राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है फर्म का। जैसे अगर मुझे यहाँ पर एक जगह पर काम करने के लिए 10 लोग चाहिए और वहाँ पर सिर्फ 9 लोग काम कर रहे हैं, और इमरजेंसी में फिर मैंने जल्दी से एक जन को वहाँ पर अपॉइंट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस बराबर वर्क करेगा और मेरा प्रॉफिट भी बराबर चलेगा। अगर मैं उस इंसान को सही टाइम पर अपॉइंट ना करूं तो शायद मेरा जो प्रॉफिट है वो एक परसेंट या 2% कम हो जाएगा। तो ये ना होने के लिए हमें ऑर्डर को यूज़ करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जितने भी लोग फर्म में काम करते हैं उनको आपको इक्वली ट्रीट करना है, एक जैसा ट्रीट करना है। किसी से भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है या किसी को ज़्यादा वैल्यू किसी को कम वैल्यू, ऐसा नहीं करना है। और जितना वो लोग डिज़र्व करते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, उस हिसाब से उनको मॉनेटरी रिटर्न यानी पैसों के हिसाब से रिटर्न, जैसे सैलरी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय के बीच में आपको भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उनका रिन्यूमरेशन सिर्फ उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आपको रखना चाहिए। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये इक्वालिटी रहेगी तो वहाँ पर किसी भी तरीके का झगड़ा किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर यानी आप वहाँ पर कितने साल तक काम करेंगे ये आपको पहले से ही बता देना चाहिए। इससे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर मैं इतने साल काम कर सकता हूँ, तो आप सेफ साइड पर रहते। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 इयर्स के लिए अपॉइंट किया है, तो शायद 2 इयर्स 2 साल ख़त्म होने से पहले ही आप किसी और जॉब को सर्च करने लगते हैं। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वहाँ पर कितने सालों के लिए या कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज शुड बी एनकरेज्ड। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज़। जैसे आप खुद एक इनिशिएटिव लेते हो, खुद बोलते हो कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, आप किसी और को मत दीजिए, मुझे दीजिए। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी खुद होकर आप उस काम को करने के लिए ईगर रहते हैं। या जो मैनेजर भी है आपके फर्म का, उसको इनिशिएटिव करना चाहिए कि अलग अलग टाइप्स की थिंकिंग, न्यू आइडियाज़ को वो लोग ले सके। To see what is necessary without waiting for somebody else
टू टेल यू। कोई आकर आपको बोलता है कि आप ये काम करो, तभी आप वो काम करते हैं, तो उसको इनिशिएटिव नहीं बोला जाएगा। इनिशिएटिव यानी क्या कि किसी के बोलने से पहले आप खुद बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टीम वर्क। हेनरी फेल ने हमें कहा है कि टीम वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है। जितना अच्छा वहाँ पर टीम वर्क होता है उतने ही अच्छी आपकी फर्म वर्क करती है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम भी वहाँ पर आ जाता है तो भी अगर आप सब में टीम वर्क होता है तो उस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखे जो हमें हेनरी फेल ने बताए थे। हेनरी फेल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा गया है। सो उन्होंने हमें बताया कि वर्क को डिवाइड करना चाहिए, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, एक ही जन ने कमांड देना चाहिए, एक ही जन ने आपको डायरेक्शन बताना चाहिए। आपके खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आता है। सेंट्रलाइजेशन यानी जब एक ही बॉस होता है जो आपको ऑर्डर देता है तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन यानी एक से ज़्यादा जन जब आपको ऑर्डर देते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही जन ने आपको डायरेक्शन देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन यानी आपको फेयर रिम्यूनरेशन या सैलरी आपकी स्किल और नॉलेज के हिसाब से मिलना चाहिए। स्केलर चेन यानी टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन चलेगा वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आएगा। फिर है ऑर्डर यानी सही टाइम पे सही इंसान वहाँ पर पहुँचना चाहिए, सबको इक्वल रखना चाहिए। जो भी इंसान काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो वहाँ पर कितने साल तक काम करने वाला है। उसके बाद हेनरी फेल ने हमें टीम वर्क बताया, यानी कि आपके फर्म में जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उसको टीम वर्क बोलते हैं। इस तरह से हमने हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल स्टडी किए हैं जिसने मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। These principles are very logical and they are applicable in modern management era. सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट्स हेनरी फेल और फेडरिक विंस्लो टेलर, जो आपको स्टडी करना चाहिए अच्छे से, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट इज फेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब ये जो टेलर है, पहले हमने हेनरी फेल के बारे में स्टडी किया है, अभी हम फेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे मैच द पेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। फेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। जो टेलर थे वो 1856 से 1950 तक थे। was an American who started his career as a machinist in Mildiv Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of the chief engineer. उनकी हार्डवर्क की वजह से वो चीफ इंजीनियर बन गए। He introduced his observation and experiments based on scientific data. Taylor's approach towards management is termed as scientific management. उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। याद रखना, फेडरिक विंस्लो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है क्योंकि उनकी जो थ्योरीज थी यानी उन्होंने जिसके बारे में बताया था वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थे। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स द application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. Problems should be solved by scientific theories rather than the rule of thumb and a trial and error approach. Definition of scientific management by Frederick Taylor. Scientific management consists of knowing what you, that is management, want men to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner. साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको ये बताता है
कि इंसान को मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए और इसको आप कैसे करें कि आपका जो मैनर है काम करने का तरीका, उसमें आपको कम से कम खर्चा लगे और आपका काम सबसे बेस्ट हो। ये आपको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgments of manager. Rule of thumb method में हम मैनेजर जो रहता है फर्म का, वो जो जजमेंट देता है यानी वो जैसे बताता है वैसे ही हम चीज़ों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। टेलर ने हमें क्या बोला कि आप साइंटिफिक मेथड से स्टडी करो, यानी बेस्ट वे से स्टडी करो। मेथड्स के लिए आप बराबर टाइम लो, उनको ऐसे परफॉर्म करो कि आपका कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिले। स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। साइंस की मदद से आप उसे पहले प्लान करो फिर परफॉर्म करो, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। साइंस के तरीके से यानी उसका टेस्ट लेकर उसको प्रूफ करने के बाद ही आप उन चीज़ों को समझो और करो। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी यानी जब लोग एक साथ आकर बिना किसी झगड़े के काम करते हैं तो उसको हार्मनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉट डिस्कॉर्ड। नॉट डिस्कॉर्ड यानी वो लोग कभी भी एग्री नहीं करते हैं। देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजमेंट है दोनों के बीच में हार्मनी होना चाहिए। किसी भी टाइप का कोई भी झगड़ा उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तभी वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा सक्सीड करता है। अगर एम्प्लॉयज़ यानी वहाँ पर काम करने वाले लोग और मैनेजमेंट जो उनको मैनेज करते हैं उनके बीच में अगर झगड़ा रहेगा तो आपका फर्म कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ यानी काम करने वाले लोग और मैनेजमेंट जो उनको मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं, दोनों के जो थिंकिंग चेंज होती है उसको बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। एक फर्म में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और जो मैनेजमेंट होते हैं दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और अगर वो दोनों एक साथ आकर काम करते हैं तो वहाँ का जो प्रॉफिट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन यानी पीपल वर्किंग टुगेदर। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उसको कॉपरेशन बोलते हैं। इंडिविजुअलिज्म यानी जब वो कोई इंसान अकेला काम करता है, अकेला डिसीजन लेता है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है कि कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अगर लोग एक साथ आकर काम करते हैं तभी वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ आकर जब वो काम करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा, इस तरीके का डिसीजन आप लीजिए, इस तरीके का डिसीजन लेने से हमारे फर्म को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। सो इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना मैनेजमेंट को मिलता है। दोनों की जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए, पर जो अननेसेसरी डिमांड है, जिन डिमांड्स का ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा नहीं करना चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको पता है एक पिलर्स पर ही एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, अगर पिलर्स ही वीक हो जाए तो वो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। इसी तरीके से आपके जो
फर्म है उसमें एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और दोनों ही आपको बहुत सोच समझकर चूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्प्लीट with division of responsibilities between managers and employees। मैनेजर्स के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और वहाँ पर काम करने वाले लोग यानी एम्प्लॉयज़ के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ whereas employees are concentrating on its execution। जो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयज़ उसको वर्क में लेते हैं। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर्स। मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प द एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स को हमेशा एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना चाहिए, उनको एंकरेज करना चाहिए और गाइड करना चाहिए। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जिम्मेदारी लोगों के बीच में बढ़ती है यानी मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड हो जाती है तब वहाँ का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बिजनेस को सक्सीड करना है तो वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयर है यानी जो बॉसेस है एंड एम्प्लॉयज़ है जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग देना चाहिए। उनकी डेवलपमेंट के लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए। इसकी वजह से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे, ज़्यादा नॉलेज उनको रहेगा, अच्छी ट्रेनिंग उनको मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फर्म सक्सीड कर सकता है। इस तरीके से हमने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हमने 6 प्रिंसिपल्स देखे यानी साइंस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, लोग एक साथ काम करने चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन यानी थिंकिंग बेटर होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की। लोग कॉपरेशन के साथ काम करने चाहिए यानी एक दूसरे के साथ आकर हैप्पीली वो लोग काम करते हैं तो उसको कॉपरेशन बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी डिवाइड होनी चाहिए आपके मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तब आपका फर्म और ज़्यादा सक्सीड करता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आपको ट्रेनिंग देकर उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी हम कुछ टेक्निक स्टडी करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। टेक्निक यानी अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। फर्स्ट इज वर्क स्टडी। Before assigning the work to the available workforce, proper work study should be done by management। वर्क का स्टडी आपको करना चाहिए यानी वर्क किस टाइप का है, कौन से फंक्शंस उसमें होते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो वर्क स्टडी के कुछ सब स्टडीज़ है जो आपको करनी है। सबसे पहला है टाइम स्टडी यानी ये टेक्निक का मीन्स होता है बाय ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ टास्क इन अ गिवन टाइम। एक एम्प्लॉय उस किसी टास्क को करने के लिए कितना टाइम लेता है वो आपको देखना चाहिए। इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशंस। इससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपका कौन सा एम्प्लॉय कौन से वर्क के लिए बराबर है या वो कौन सा काम अच्छे से कर सकता है। जो एम्प्लॉय कम टाइम में उस काम को अच्छे से कर सकता है तो आपको उसको वो काम देना चाहिए। इसकी मदद से आप वर्क स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड यानी तरीका, किस तरीके से कौन सा इंसान कौन सा आपका एम्प्लॉय बेटर फंक्शन करता है वो आपको देखना चाहिए। बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। कम से कम टाइम में कम मटेरियल्स को यूज़ करके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो इंसान आपको देता है, यानी वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए मेथड स्टडी आपको यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन्स वाइल कंप्लीटिंग अ टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जब एम्प्लॉयज़ आपकी मशीन्स जाती है तो उसको स्टडी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यह आपको मदद करता है ये देखने के लिए कि जो अननेसेसरी मोशन है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जब ज़रूरत नहीं है तो आपको उसको नहीं सेंड करना चाहिए, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से सक्सीड करता है जब आप देखते हैं कि कौन सा मोशन यानी कौन सा मूवमेंट रिक्वायर्ड है और कौन से मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी यानी आप देखते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो कितनी देर में थक जाते हैं, उसको स्टडी करना यानी फटीग को स्टडी करना। जनरली लॉन्ग वर्किंग हावर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, target pressure and heavy working tools and poor working conditions results into physical and mental stress which is fatigue। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते, बहुत ज़्यादा घंटे वो आपसे काम कराते हैं, आपको बीच में ब्रेक भी नहीं देते, आपके ऊपर टारगेट का प्रेशर होता है और अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी आपको वहाँ पर नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है और आपकी एफिशिएंसी यानी आप जितना अच्छे से उस काम को कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। फटीग का जो हिंदी में वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है थकावट। जब आप थक जाते हैं तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, उसके लिए आपको थोड़े से कुछ ब्रेक की ज़रूरत होती है, किसी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो करने से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और आप वापस उतने ही अच्छे से काम कर सकते। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करना चाहिए कि कितने टाइम में आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो थक जाते हैं और आपको उनको ब्रेक देना चाहिए। इससे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा सक्सीड करता है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी आपको अच्छे से अच्छे टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस और प्रॉफिट्स हो। आपको देखना चाहिए कि आपका कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आपको जो खर्च लगता है वो आपको कम से कम लगे। आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होना चाहिए। आपके जो वर्कर्स है वो थकने नहीं चाहिए, ये आपको देखना है। अगर आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर श्योर सक्सीड करता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। टेलर ने हमें बताया है कि आपको एक दिन के काम के लिए उतना फिक्स पे रखना चाहिए। साइंटिफिक वर्क सेटलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to prevent employees from doing work much below their capacity। जितनी एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी है उसने उतना ही काम अच्छे से करना चाहिए। अगर आप साइंटिफिक टास्क सेटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंट्रोल रहता है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी आपको सही इंसान को सही काम के लिए सिलेक्ट करना चाहिए और उसको उसी हिसाब की जो ट्रेनिंग है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, वो आपको देनी चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने हमें बताया कि प्लानिंग एक डिफरेंट चीज़ है और उस चीज़ को यूज़ में लाना यानी इम्प्लीमेंट करना वो अलग बात है।
Planning is done by different people and actual work is supervised by different people. प्लानिंग कोई और लोग करते हैं और जो एक्चुअल काम होता है वो कुछ और लोग देते हैं. हर वर्कर को 2 सेट्स के सुपरवाइजर्स मिलते हैं. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. प्रोडक्शन यानी किसी भी मटेरियल को तैयार करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाले टाइम को बोलते हैं हम प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के 8 फॉर्मेट्स यानी 8 लोगों के बारे में उन्होंने बताया है. सबसे पहला लेवल है प्लानिंग लेवल. प्लानिंग लेवल जब हम उस चीज़ को प्लान करते, सोचते कि ये चीज़ ऐसी ऐसी जाएगी, तो उसको हम प्लानिंग लेवल बोलते हैं. प्लानिंग लेवल पर आपके 4 फोरमैन्स है. सबसे पहला है रूट क्लर्क. यह आपको बताता है कि हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. एक मशीन से दूसरे मशीन में कैसे काम जाएगा ये आपको बताता है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क. इंस्ट्रक्शन क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको कैसे काम करना है. नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ये आपको बताता है कि कितने टाइम में आपको कितना काम कंप्लीट करना है, कितनी कॉस्ट में कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के लिए जो इंसान रहता है वो देखता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप जितने रूल्स हैं आपके फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के उतने फॉलो करते हो या नहीं करते हो. इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर और 4 फॉर्मेट्स होते हैं. इम्प्लीमेंटेशन यानी आप उस प्लान को एक्शन में ला रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे. सबसे पहला उसमें होता है गैंग बॉस. गैंग बॉस ये देखता है कि कितना वर्क आपने कंप्लीट किया है. स्पीड बॉस. स्पीड बॉस देखता है कि आपने कितने टाइम में उसको कंप्लीट किया है. स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम. रिपेयर बॉस ये देखता है कि आप कितना मेंटेनेंस करते हैं मैकेनिज्म का, कौन सी मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, ये रिपेयर बॉस देखता है. नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर. ही इंश्योर्स दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स. वो देखता है कि आपने बराबर काम किया है या नहीं. जो टेलर है इसने हमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क दिया, प्लानिंग बताया, इम्प्लीमेंटेशन बताया, हर चीज़ उन्होंने हमें बताई है. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. Remuneration should be fixed that average worker is motivated to attain a standard output. हमें ऐसा वेजेस रखने चाहिए, ऐसे उनको रिटर्न्स देना चाहिए जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करें. एम्प्लॉयज़ को अगर आपको मोटिवेट करना है तो आपको उनको उतना ही अच्छा वेज देना है. सो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. इसमें हमने प्रिंसिपल्स देखे, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा, उनका इम्पोर्टेंस देखा, हेनरी फेयल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखी जिसमें हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे, फेडरिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिनको फेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, उनके हमने प्रिंसिपल्स देखे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने स्टडी किया. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like, share and subscribe.